नमस्कार, वीकेबी न्यूज में प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं आज की हेडलाइंस पर। यवतमाल जिले के दिग्रस नगर परिषद में एक कर्मचारी ने किया सुसाइड करने के पहले वीडियो बनाकर बताई सुसाइड की वजह। शुक्रवार से शुरू होने वाले गणेशोत्सव को लेकर मनपा और जिला प्रशासन के नए दिशा निर्देश जारी। कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए जारी की गई गाइडलाइन। और अपनी विविध मांगों के चलते महावितरण कार्यालय के सामने अस्थायी कामगारों का प्रदर्शन। और अब खबरें विस्तार से। विदर्भ के यवतमाल जिले के दिग्रस नगर परिषद के कर्मचारी ने वीडियो रिकॉर्ड कर आत्महत्या किए जाने का मामला सामने आया है। यवतमाल जिले के दिग्रस में एक नगर परिषद कर्मचारी ने उसको ब्लैकमेल किए जाने के मामले में मौत को गले लगा लिया है। इस मामले का खुलासा एक वीडियो के जरिए सामने आया है। आत्महत्या करने वाले कर्मचारी का नाम अनिल अशोक उबाले बताया जा रहा है, जबकि अनिल की आत्महत्या के पीछे एक महिला से प्रेम संबंध बताए जा रहे हैं। अर्चना राठौड़ नाम की महिला रुपयों के लिए ब्लैकमेल करने के कारण युवक ने आत्महत्या करने का कारण ऐसा आत्महत्या के पहले वीडियो जारी करके युवक ने बताया है। खुदकुशी करने वाले युवक का नाम अनिल अशोक उबाले बताया जा रहा है, जिसे अर्चना राठौड़ नाम की महिला रुपयों के लिए परेशान कर रही थी, जबकि दोनों के बीच प्रेम संबंध होने की जानकारी भी सामने आ रही है। वीडियो के जरिए मृतक ने आरोप लगाया कि महिला उसे रुपयों के लिए ब्लैकमेल कर रही है, जिससे परेशान होकर उसने मौत को गले लगा लिया है। जिसके बाद मृतक के परिजनों ने पुलिस स्टेशन के सामने महिला के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिया है। मी अनिल अशोक उबाळे, नगर परिषद कर्मचारी दिग्रस। मागील 7 वर्षापासून अर्चना अरविंद राठोड मला ब्लॅकमेल करत होती, माझ्याकडून पैसे उकळत होती, माझं पूर्ण जीवनाचा नाश केला तिनं। आता सध्या ती शिवसेना पार्टीची उपशहर प्रमुख दिग्रसची आहे आणि मला 5 लाख रुपये खंडणी मागत आहे घर बांधण्यासाठी। मी सर्व कर्ज काढून 2 लाख रुपयाचा बंदोबस्त केला। अजून 3 लाख रुपयासाठी मला ती संजय राठोड साहेबाची धमकी देत आहे आणि ह्या सर्व त्रासाला कंटाळून मी आत्महत्या करत आहे। माझ्या मृत्यूला फक्त अर्चना अरविंद राठोड, राहणार साई नगर, खंडे रोड, दिग्रस ही आहे। प्लीज माझ्या सर्व मित्रमंडळीला विनंती आहे की माझ्या मृत्यूला फक्त अर्चना अरविंद राठोड हीच समाधान आहे। तिला प्लीज सजा भेटली पाहिजे। मागील 7 वर्षापासून ती मला पैसे मागत आहे। मी फक्त तिच्यामुळं आत्महत्या करत आहे। प्लीज मला मृत्यूनंतर न्याय मिळाला पाहिजे, प्लीज। नागपुर महानगर पालिका द्वारा शुक्रवार के गणेशोत्सव को देखते हुए नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जहां कोरोना संक्रमण के मद्देनजर रखते हुए सतर्क रहने की सलाह नागपुर महानगर पालिका आयुक्त राधाकृष्णन बी और महापौर दयाशंकर तिवारी द्वारा एक वीडियो जारी कर एक संदेश दिया है। समस्त नगरवासियों को सप्रेम वंदे। गणेशोत्सव हमारे दरवाजे पर खड़ा है और 1 वर्ष की प्रतीक्षा के बाद गणराया हमारे घर पधार रहे हैं। नागपुर महानगर पालिका ने 2012-13 में एक इनिशिएटिव लिया था कि गणेशोत्सव जो है पर्यावरण पूरक होना चाहिए। 2013 में महानगर पालिका ने एक कानून बनाया था और वह कानून को अब केंद्र सरकार ने स्वीकृत कर लिया और अपने कानून में महानगर पालिका का भी उल्लेख किया है। संपूर्ण देश में पीओपी की गणेश मूर्ति पर प्रतिबंध लगाया गया है। पीओपी की जो मूर्ति है ये पानी में घुलती नहीं है, इससे भगवान की विडंबना भी होती है, अपमान होता है और कहीं ना कहीं हमारी भावनाएं भी आहत होती है और जल स्तोत्रों पर भी उसका विपरीत असर पड़ता है, जिससे जलचरों को और पानी के उन स्तोत्रों को जो तालाब में पुनः भरण का काम करते हैं बहुत बड़े प्रमाण में वे उसे प्रभावित भी करती है।
महानगर पालिका के जिस कदम को हमने शुरुआत की थी उसे केंद्र ने आज राष्ट्र में कानून के रूप में परावर्तित कर दिया है। आपसे निवेदन है कि इस वर्ष आप गणेशोत्सव पर्यावरण पूर्वक बनाएं। अपने घर में मिट्टी की मूर्ति की ही स्थापना करें। हम घर में जो मूर्ति बैठा ले वे 2 फुट से ऊंची ना हो, और हम जो सार्वजनिक मैदान पर बैठा ले, सार्वजनिक स्थलों पर बैठा ले, सार्वजनिक मंडलों के माध्यम से बैठा ले, वो 4 फीट से ऊंची नहीं होनी चाहिए। साथ ही साथ ये मूर्तियाँ मिट्टी की ही होनी चाहिए। हम जो सजावट करें, इस सजावट में भी हम थर्माकोल का और प्लास्टिक का वापर बिल्कुल ना करें, कारण यह भी पर्यावरण पूर्वक नहीं है और कानून के दृष्टि से दोनों के दोनों अपराध है। इस धरती के पर्यावरण को हमने बचाया तो हमारा जीवन सुरक्षित भी रहेगा और संरक्षित भी रहेगा। इसलिए पर्यावरण की रक्षा के दृष्टि से आप सभी लोग काम करें। हम गणेश जी को रोज़ निर्माल्य चढ़ाते हैं। ये निर्माल्य जल स्तोत्र में न फेंकें, हमारे घर में जमा रखें। महानगर पालिका के माध्यम से दोपहर के समय में आपके मोहल्ले से महानगर पालिका की गाड़ी घूमेगी और इन निर्माल्यों को एकत्रित करके उसे खाद में परावर्तित करने का काम करेगी। अर्थात देवताओं को अर्पित किया हुआ जो निर्माल्य है ये पैरों में ना पड़े, कचरे में ना पड़े और खाद के रूप में इस्तेमाल होकर के फिर से बगीचे में मट्टी में मिल करके फिर से नई प्रकृति का सृजन कर सके। इस प्रकार का नियोजन महानगर पालिका ने किया है। आप कोशिश करें कि घर में छोटी मूर्ति है तो उसका विसर्जन भी घर में कर ले। एक प्लास्टिक के टब में या प्लास्टिक के बाल्टी में हम छोटी मूर्ति का विसर्जन करें तो वही मिट्टी हमारे घर में गमले के काम आ सकती है, पौधों के काम आ सकती है, और जो गणराया हम घर से बाहर भेज देते हैं वो कहीं ना कहीं उस मिट्टी के रूप में हमारे वर्ष भर अपना आशीर्वाद देने के लिए हमारे घर में उपलब्ध रहेंगे। तो क्यों ना हम कोशिश करें एक बार सक्षमता से कि इस वर्ष का गणेशोत्सव जो होगा वो 100% पर्यावरण पूर्वक गणेशोत्सव होगा। प्रकृति के साथ सौहार्द निर्माण करने वाला गणपति होगा। मिट्टी की 100% मूर्ति बैठेगी और मिट्टी की मूर्ति के साथ साथ हमारा जो वहाँ पर डेकोरेशन होगी, सजावट होगी, वो सारी की सारी हम पर्यावरण पूरक वस्तुओं से ही करेंगे। इस दृष्टि का हम संकल्प लें। यह गणेशोत्सव आपकी संपूर्ण मनोकामनाएं पूर्ण करे, आपके हर इच्छाओं की पूर्ति करे, विघ्नहर्ता आपके सारे विघ्नों का निवारण करे और सुखकर्ता आपके जीवन में हमेशा सुखों की परंपरा परिपाटी को निर्बाधित रूप से जारी रखे। यही मैं गणराया के चरणों में कदम रख स्तुति करना चाहता हूँ। साथ ही साथ में मैं फिर से आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि महानगर पालिका पीओपी के मूर्ति पर कार्रवाई कर रहे हैं। आपके पड़ोस में भी अगर कोई पीओपी की मूर्ति बेचते हुए दिखता है तो नागपुर महानगर पालिका के सूचना केंद्र पर आप सूचित करें। महानगर पालिका तुरंत उस पर कार्रवाई करेगी और महानगर पालिका के इस पर्यावरण पूरक गणपति उत्सव के निमित्त आयोजित सभी कार्यक्रमों में आप सहभाग लीजिए, गणेशोत्सव का अच्छा आनंद लें। और हाँ, सार्वजनिक गणेशोत्सव वालों से भी मैं निवेदन करना चाहूँगा कि अरे भाई, ये आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ है और नागपुर के अनेक लोगों ने अपना बलिदान दिया है देश की आज़ादी के लिए। हम उनको याद करें गणेशोत्सव मंडल में। हमारे पड़ोस का जो भी शहीद हुआ है उसके बारे में जानकारी गणेश मंडल के पास लगाए और यह जानकारी हम अपने मोहल्ले के सारे बच्चों को भी दें कि वर्तमान पीढ़ी को पता चले कि हमारे मोहल्ले का कौन सा व्यक्ति ऐसा है जिसके बलिदान से देश को आज़ादी मिली। ये आवश्यक है। इतिहास जिंदा रहेगा ना तो हम जिंदा रहेंगे और नागपुर का जो स्वर्णिम इतिहास है वो लोगों तक पहुंचना चाहिए। एक बात और, पर्यावरण पूरक गणपति के साथ साथ कोरोना होने के कारण और मूर्ति का साइज छोटा होने के कारण और सार्वजनिक स्थान पर एकत्रीकरण कम होने के कारण बहुत बड़ा खर्चा हम लोगों का बच गया है। क्या इस खर्चे का नियोजन हम अच्छे काम में कर सकते हैं? राज्य सरकार और केंद्र की सरकार की जो योजनाएं हैं, इन योजनाओं में तो जिनकी कोरोना से मृत्यु हुई है उनके परिवार को राहत देने का प्रकल्प है, लेकिन राहत जब यह बच्चे 18 साल के हो जाएंगे उस समय उन्हें राशि के रूप में प्राप्त होगी। तो बच्चा 18 साल का होगा, उसको राशि मिलेगी, यह तो ठीक है, लेकिन वर्तमान में उसकी शिक्षा के लिए पैसों की ज़रूरत है ना, उसके परिवार के संचालन के लिए पैसों की ज़रूरत है ना। तो नागपुर शहर में कल हमने एक मीटिंग ली, उसमें ऐसी जानकारी मिली कि 806 गणेशोत्सव मंडल ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। क्या ये 806 गणेशोत्सव मंडल की एक अपेक्स बॉडी मिल करके कुछ ऐसा पैसा एकत्रित कर सकती है कि जिससे इन लोगों को हम लोग आर्थिक मदद दे सके और इनके पढ़ाई की व्यवस्था का संचालन कर सके? अगर कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिए। याद रखें, पहले पेंडेमिक में
378 सामाजिक संगठनाओं ने मिलकर 22 लाख लोगों के लिए भोजन दिया है। अगर 378 संगठनाएं मिलकर 22 लाख लोगों को भोजन दे सकती हैं, तो अभी 806 गणेशोत्सव मंडल मिल करके जिन परिवारों में किसी प्रकार का आश्रय नहीं है, ऐसे बच्चों के पढ़ने का नियोजन कर सकती है। अगर आप ऐसा करेंगे ना, तो यकीन मानिए कि गणेश जी बुद्धि के भी देवता है, आपको दुगना आशीर्वाद प्राप्त होगा और आप यह करेंगे, ऐसी मैं आपसे अपेक्षा रखता हूँ। पुनश्च आप सभी को गणेशोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार. 2 दिवसाने श्री गणेशाचे आगमन होत आहे. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर साजरा होणारा हा दुसरा गणेशोत्सव आहे. कोरोनाच्या तिसऱ्या लाटेचे संकट अद्याप गेले नाही आहे. या विचार करून राज्य शासनाने गणेशोत्सव साजरा करताना नियमावली जाहीर केली आहे. नागपूर शहरात ही नियमावली लागू करण्यात आली आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे POP मूर्तीवर बंदी घालण्यात आलेली आहे. आता POP मूर्ती खरेदी विक्री करणे कायद्यान्वये गुन्हा ठरत आहे. त्यामुळे याबाबत सजग रहा. आपण विकत घेत असलेले मूर्ती POPचे नव्हे तर शाडू मातीचे आहे याची खात्री करून घ्या. घरगुती मूर्ती 2 फुटाच्या वर तर सार्वजनिक मंडळाची मूर्ती 4 फुटाच्या वर नको. घरच्या गणेशाचे घरातच विसर्जन करा. यावर्षी नागपूर शहरातील कुठल्याही तलावात विसर्जन होणार नाही. हे लक्षात ठेवून कृत्रिम विसर्जन कुंडात गणेश मूर्तीचे विसर्जन करायचे आहे. त्यासाठी तयारी महापालिकेच्या वतीने करण्यात येते. श्री गणेशोत्सव म्हणजे श्रद्धेचा उत्सव आहे, सामाजिक जनजागृतीचा उत्सव आहे. या उत्सवातून गणेश मंडळांनी डेंग्यू, कोरोनाच्या नियमाचे पालन, वॅक्सिनेशन याबाबत जनजागृतीचा भर द्यावा, ही प्रशासनाच्या वतीने मी नम्र विनंती करतो. उत्सव म्हणजे गर्दी आलीच, परंतु यावर्षीही आपल्या गर्दी टाळायची आहे. गणेश मंडळाच्या स्वयंसेवकांनी याबाबत दक्षता पाळायची आहे. आपल्या सर्वांना जाणीव आहे, कोरोना अजून आपल्यामध्ये आहे. आपल्या शहरातून पूर्णपणे मुक्तता झालेली नाही, कोरोना गेली नाही आहे. हे लक्षात घेता आपण मास्क, सोशल डिस्टन्सिंग, सॅनिटायझर या त्रिसूत्रीचे पालन 100% करायचं आहे. एकंदरच काय तर ध्वनी प्रदूषण, जल प्रदूषण आणि वायू प्रदूषण होणार नाही याची काळजी घेत आणि कोरोना नियमावलीचे पालन करीत हा गणेशोत्सव आपण सर्व मिळून भक्तिभावनाने साजरा करूया. धन्यवाद. नागपुर जिलाधिकारी कार्यालय द्वारा सभी गणेश मंडलों के लिए एक नई गाइडलाइन जारी की गई है, जिसके तहत कोरोना के नियमों को ध्यान में रखते हुए कुछ नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं. शुक्रवार से शुरू होने वाले गणेश उत्सव को ध्यान में रखते हुए नागपुर जिलाधिकारी कार्यालय द्वारा नई गाइडलाइन जारी की गई है. इस गाइडलाइन के तहत गणेश उत्सव मंडल को गणपति स्थापित करने से पहले मनपा और जिला प्रशासन की अनुमति लेनी अनिवार्य है. जहां पंडालों में विराजित गणेश मूर्तियां 4 फीट की तो घरेलू मूर्तियां 2 फीट की होगी. वही मंडल का पंडाल भी ज्यादा बड़ा न हो. वही इसके साथ मंडलों में सामाजिक और डेंगू, मलेरिया और कोरोना जैसे बीमारियों से बचने के स्वास्थ्य से जुड़े संदेश लगाए जाए. इसके अलावा प्रशासन ने ये भी कहा है कि कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम करने के बजाय स्वास्थ्य से जुड़े शिविर जैसे रक्तदान और हेल्थ चेकअप कैंप लगाया जाए. गणेश मंडलों में भीड़ की अनुमति नहीं रहेगी. संभव हो तो ऑनलाइन या केबल नेटवर्क के माध्यम से दर्शन कराने के सुझाव दिए गए हैं. जबकि भजन कीर्तन करते समय भीड़ न हो और कोरोना नियमों को ध्यान में रखकर धार्मिक कार्यक्रम आयोजित हो, ऐसी सूचनाएं प्रशासन की तरफ से दी गई है. यही नहीं, इस वर्ष मंडलों को भी सूचित किया गया है, अगर संभव हो तो मेटल की गणेश प्रतिमाओं की पूजा करें. वही विसर्जन के दौरान तालाब में विसर्जन की अनुमति नहीं होगी, जिसके लिए नजदीक के कृत्रिम तालाब में विसर्जन किया जाए. नागपुर के महावितरण मुख्य अभियंता कार्यालय के सामने अस्थायी कामगारों द्वारा आक्रोश निषेध आंदोलन किया गया. इस दौरान पारेषण कंपनी में स्टाफ सेटअप के नाम पर अस्थायी कर्मचारियों को कम करने के कार्य का विरोध अस्थायी कर्मचारियों ने किया. गुरुवार को नागपुर में महावितरण में कार्य करने वाले अस्थायी कामगारों ने महावितरण के खिलाफ जोरदार नारेबाजी करते हुए अस्थायी कामगारों को उनकी सेवा से मुक्त किए जाने का निषेध किया. इस दौरान निषेध करने वाले कामगारों ने
महावितरण पर आरोप लगाया है कि स्टाफ सेटअप के नाम पर पारेशान में अस्थायी कामगारों को उनकी सेवा से मुक्त किया जा रहा है, जिसके कारण सैकड़ों अस्थायी कामगारों पर बेरोजगारी की नौबत आ गई है, जिसके लिए महावितरण के मुख्य अभियंता कार्यालय के बाहर अस्थायी कामगारों ने आक्रोश निषेध आंदोलन किया। वहीं वायरमैन की सेवा देने वाले ITI पास वालों को सेवा भर्ती में सीधा समाविष्ट किए जाने की मांग इस दौरान की गई। यही नहीं, अगर जल्द इनकी मांगों पर अमल नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में तीव्र आंदोलन करने का इशारा अस्थायी कामगारों ने दिया है। हा कोरोना काळामध्ये आम्ही यांचा एवढा सपोर्ट केला तरी आम्हाला काढून फेकलं यांनी आणि हा पुरा नागपूरचा नाही, पुरा ऑल महाराष्ट्राचा प्रश्न आहे। 6,500 कर्मचारी कंत्राटी कामगार कमी करण्यात येत आहे, तरी आम्ही ऊर्जा साहेब मंत्री साहेबांना हे विनंती करतो की आम्हाला कामावर कमी न करता आम्हाला कामावरून घ्या, हे विनंती आहे। आम्ही आपला पोटपाणीचा प्रश्न कोरोना काळामध्ये काय करावा, आत्महत्येशिवाय आम्हाला हा मार्ग नाही आहे कुठलाच। तुमची मागणी पूर्ण नाही झाली तर काय करणार? आम्ही आंदोलन करूनच इथे नाही ना, मुंबईला जाऊ, प्रकाशगंगाला जाऊ, तिथं आंदोलन करू, ऑल महाराष्ट्राला जाऊन मुख्यमंत्री साहेबांना निवेदन करू, तिथं जाऊन आंदोलन करू आणि तांत्रिक संघटना आमच्या पाठीशी आहेच, आम्ही त्यांच्या सपोर्टने खूप समोर आंदोलन करू। नागपुर की उपमहापौर मनीषा धावड़े इनके घर आने वाले गणपति उत्सव को मनाने के लिए गुरुवार को गणपति बाप्पा का आगमन हुआ। पर्यावरण के संरक्षण की दृष्टि से उपमहापौर ने मिट्टी के गणपति बाप्पा को हर साल की तरह इस साल भी अपने घर पर स्थापित करने का निर्णय लिया। इस अवसर पर उपमहापौर ने सभी शहरवासियों को मिट्टी के गणपति बाप्पा के स्थापना का अनुरोध किया है। इस अवसर पर उनके घर पर विमल धावड़े, आशीष धावड़े, तेजराम मोहाड़ीकर, अविन पार्डीकर, दीपक श्रीवास, नीरज शर्मा, वंदना शर्मा, नेहा शर्मा आदि उपस्थित थे। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। बाय। सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए, जो देता है फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 1 डिग्री 3 जॉब अपॉर्चुनिटीज। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी गिव्स यू अ डिग्री और डिप्लोमा विद अ जॉब। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 365 गांधीनगर, LAD कॉलेज स्क्वायर, बिसाइड कर्नाटका बैंक, नागपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। शहर में हर क्षेत्र की सड़कों पर गड्ढों के कारण आम जनता बुरी तरह त्रस्त है। बुधवार को महानगर पालिका की सभा में एक पार्षद ने अपने क्षेत्र में गड्ढों को लेकर प्रश्न उपस्थित किया। चर्चा से उस समय माहौल गर्मा गया, जब कई पार्षदों ने इसे लेकर प्रशासन को खरी खोटी सुना दी। पार्षदों का मानना था कि गड्ढों पर प्रशासन की ओर से लीपापोती हो रही है। नागपुर शहर नाम के लिए स्मार्ट सिटी रह गया है। महानगर पालिका की बैठक में पार्षद वैशाली नारनवरे ने कहा कि हर वर्ष बारिश के दौरान इसी तरह की त्रासदी होती है। गड्ढों में पानी भर जाने से कई दुर्घटनाएं होती है। हैटमिक्स प्लॉट के माध्यम से गड्ढे भरने का दावा तो होता है, लेकिन वास्तविक रूप में कोई काम नहीं होता है। प्रशासन की ओर से हाल ही में 3607 गड्ढे भरे जाने का दावा किया गया, जबकि वास्तविकता इसके विपरीत है। चर्चा के दौरान कांग्रेस पार्षद दिनेश यादव और हरीश ग्वालबंशी ने प्रशासन पर निशाना साधा। चर्चा के दौरान जवाब देते हुए अधीक्षक अभियंता पोहेकर ने कहा कि शहर में इस वर्ष भारी संख्या में गड्ढे हुए हैं। डामरीकरण का काम नहीं हुआ है, यहाँ तक कि नवीनीकरण का भी काम ठप रहा है। कोरोना के कारण काम ठप रहने से गड्ढों की संख्या गत समय की तुलना में 40% अधिक है। हॉट मिक्स प्लॉट की क्षमता 40 क्यूबिक मीटर की है, जिससे इसके माध्यम से गड्ढे पाटना संभव नहीं है। बारिश रुकने के बाद 2 माह के भीतर गड्ढों को भरा जा सकता है। जोनल स्तर पर कहाँ सड़कों का काम किया गया, इसकी जानकारी जोन से प्राप्त करने के बाद सदन के समक्ष रखने की स्वीकृति भी उन्होंने दी। नागपूर शहरात जे खड्डे आहे ते आहेतच, हे नाकारण्याचं कोणताही कारण नाही। का आहे हे प्रशासनाचं उत्तर आम्ही घेतला। प्रशासनाने आपल्या उत्तरामध्ये स्पष्टपणे नमूद केला
की प्रशासनाने जेवढे काम होते ते मागील 1.5 वर्षापासून थांबवले आहे, त्यामुळे हे गड्डे आहे असे प्रशासनाने कबूल केले. प्रशासनाने हे कबूल केल्यानंतर त्यांना स्पष्ट निर्देश देण्यात आले की नागपूर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशनच्या बजेट करत असताना आम्ही रस्तेसाठी जे वेगळे पैसे ठेवले आहेत ते तर आहेतच, याच्याशिवाय हे संपूर्ण गड्डे विझवण्यासाठी आणि रस्त्याची सुस्थिती दुरुस्ती करण्याच्या दृष्टीने जे काही पैसे लागत असेल ते बजेटचा अनेक असे हेड आहे जे करोनामुळे काम होऊ शकत नाही. त्याच्यात सांस्कृतिकपासून अनेक हेड आहे ज्याच्यामध्ये पैसे आहे. तो या सर्व पैशाचा समायोजन रस्त्याच्या दृष्टीने करण्याच्या दृष्टीने प्रशासनाने पुढच्या आठवड्यात होणारी स्टँडिंग कमिटीच्या सभेमध्ये प्रस्ताव सादर करावा. स्टँडिंग कमिटी महानगरपालिकेच्या सभागृहाला प्रस्ताव सादर करते आणि महानगरपालिका आपला बजेटमध्ये पुनर्नियोजन करून रस्त्याचे गड्डे भरण्यासाठी विशेष निधी उपलब्ध करून देईल असा निर्णय घेण्यात आलेला आहे. मी स्पष्ट सांगू इच्छितो की या शहरात काही चांगला घडत असेल तर त्याच्यासाठी मी जबाबदार आहे आणि काही वाईट घडत असेल तर तीही जबाबदारी स्वीकारायला मी मागे राहणार नाही. पण मी पूर्वीच सांगितलं की हे गड्ढेची जबाबदार कोण आहे हे प्रशासनाने स्वतः सांगितलं की मागील 1.5 वर्षापासून प्रशासनाने विकासाचे कोणतेही काम होऊ दिले नाही, कोणतीही डेव्हलपमेंटल ॲक्टिव्हिटीज नाही झाली, नवीन काम नाही झाले, मेंटेनन्सचे काम नाही झाले, म्हणून हे गड्डे 40% वाढले. हे आकडा प्रशासनाने दिलेला आहे. याचा अर्थच आहे की प्रशासन आहे. पण मी पड नाही काढायला पाहिजे म्हणून मी म्हणत आहे की मी महापौर आहे, मी हे सांगू शकत नाही की मी असूनसुद्धा जर कोणी चूक करत असेल तर त्याची जबाबदारी मी स्वीकार करणार नाही. म्हणून ही चूक भलेही प्रशासनाची असेल पण ही गलती मी स्वीकारतो आणि ही ताबडतोब दुरुस्ती करण्याचे निर्देश दिले आहे. बैद्यनाथ समूह से 8 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करने के प्रकरण में गणेशपेट पुलिस ने ग्लोबल एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और उसके निदेशकों के खिलाफ आपराधिक षड्यंत्र के तहत धोखाधड़ी करने का मामला दर्ज किया है. आरोपियों में GEL कंपनी और उसके तत्कालीन निदेशक निवृत्त मेजर जनरल नारायण सिंह पठानिया, मिखाइल हरी धौल और हरी धौल का समावेश है. बैद्यनाथ समूह की कंपनी सिद्धायु आयुर्वेदिक रिसर्च फाउंडेशन एंड प्राइवेट लिमिटेड के लीगल मैनेजर श्रीपाद मोहरील की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया. श्रीपाद ने अपनी शिकायत में बताया उनकी कंपनी द्वारा आयुर्वेदिक दवाओं और पवन चक्की के माध्यम से बिजली निर्मित की जाती है. वर्ष 2009 से 2010 में नांदुरबार के मौजा चाकला में उनकी कंपनी द्वारा 9 पवन चक्की लगाकर बिजली का उत्पादन शुरू किया गया. यहाँ पैदा होने वाली करीब 12 मेगावाट बिजली राज्य सरकार की व्यवस्था के अनुसार बेची जाती है. यहाँ की बिजली बेचने के लिए सिद्धायु द्वारा ग्लोबल एनर्जी के साथ करारनामा किया गया था, जिसकी समयावधि वर्ष 2020 तक थी. GEL कंपनी उनसे करीब 4 रुपए में बिजली खरीद कर बाजार में बेचने वाली थी. मार्च 2014 तक GEL के मार्फत ही बाजार में बिजली बेची गई. इसके बदले सिद्धायु को 31 करोड़ 81 लाख रुपए GEL से लेने थे. GEL ने 30 करोड़ 83 लाख रुपए का भुगतान किया और बाकी बचे 1 करोड़ 83 लाख रुपए नहीं दी गई. करार के अनुसार पेमेंट में देरी होने पर प्रतिमाह 2% ब्याज तय हुआ था. इसके अनुसार मुद्दल और ब्याज मिलाकर यह रकम 4 करोड़ 99 लाख रुपए हो गई. पेमेंट में लगातार देरी होने के कारण वर्ष 2014 में करार रद्द कर दिया गया. शर्त के अनुसार लेटर ऑफ क्रेडिट के करीब 2 करोड़ रुपए और उस पर ब्याज करीब 70 लाख रुपए, ऐसे कुल 8 करोड़ रुपए का चूना लगाया गया. श्रीपाद ने अपनी शिकायत में बताया कि GEL कंपनी द्वारा इस तरह से कई लोगों के साथ धोखाधड़ी की गई है. फसवणूक झालेली रक्कम अंदाजे 8 करोडच्या आसपास आहे आणि पुढील तपास चालू आहे. पिछले अनेक वर्षों से विद्यापीठ से संलग्नित कॉलेजों के छात्रों का बीमा करने की मांग आखिर पूरी हुई. विद्यापीठ विद्यार्थियों के लिए बीमा योजना शुरू करने जा रही है. इसमें विद्यार्थियों से 40 रुपए शुल्क के तौर पर लिया जाएगा, जबकि 3 लाख रुपए का बीमा कवच मिलेगा. इस संबंध में सरकारी बीमा कंपनी से चर्चा पूरी हो चुकी है. छात्रों को बीमा कवच देने की मांग पिछले वर्षों से की जा रही है. कई छात्र संगठनों ने मांग करते हुए उपकुलपति को ज्ञापन भी सौंपा था. इस संबंध में विद्यापीठ के पास एक प्रस्ताव भी विचाराधीन था. विद्वत परिषद की बैठक में नया प्रस्ताव तैयार कर रखा गया. इसे एकमत से मान्यता दी गई. साथ ही बीमा योजना की पड़ताल करने के लिए एक समिति का गठन करने का निर्णय लिया. दरअसल छात्रों को बीमा कवच मिलने के लिए 2013 से मांग की जा रही है. 2019 में एक बार फिर मामला चर्चा में आया. इसके बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने बीमा कंपनी से जानकारी मांगी, लेकिन कुछ शर्तें व प्रावधान अनुकूल नहीं होने से मामला अटक गया था. इस बीच विश्वविद्यालय के विद्यार्थी कल्याण विभाग ने
विविध विद्यालयों की बीमा पॉलिसी का अध्ययन किया। इसी आधार पर सिफारिश की गई। विद्यापीठ ने बीमा के लिए सरकारी कंपनी का चयन किया है। विश्वविद्यालय में लाखों छात्र अध्ययन करते हैं। उनकी पढ़ाई पूरी होने तक बीमा का लाभ मिलेगा। यदि पढ़ाई के दौरान पालक की मृत्यु हो जाती है तो छात्र का शैक्षणिक खर्च भी वहन किया जाएगा। ग्राम पंचायत स्तर पर प्रशासन द्वारा विविध उपाय योजना चलाकर ग्रामीण भागों में डेंगू पर नियंत्रण किया जा सकता है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार जिले में अब तक 976 लोग डेंगू के डंक से हलाकान हो चुके हैं। वहीं 3 लोगों को जान भी गंवाना पड़ा है। निजी अस्पतालों में भी अनेक मरीज भर्ती है। जिला परिषद अध्यक्ष रश्मि बर्वे ने प्रभावी उपाय योजना करने के निर्देश स्थायी समिति की बैठक में तहसील के वैद्यकीय अधिकारियों सहित ग्राम पंचायत सचिवों को दिए हैं। डेंगू के बढ़ते प्रादुर्भाव को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य विभाग द्वारा ग्रामीण भागों में 1 से 18 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को दवाइयों का वितरण किया जा रहा है। जुकाम होने पर किसी विशेषज्ञ डॉक्टर की सलाह लेने की अपील की है। जिले में अब तक जो डेंगू ग्रस्तों के आंकड़े सामने आए हैं उससे कहीं अधिक मरीज हैं। प्राइवेट अस्पतालों द्वारा प्रशासन को जानकारी नहीं दी जा रही है। जिले में डेंगू का सर्वाधिक प्रकोप कुही तहसील में देखने को मिला है। अब तक 237 मरीज मिले हैं। वहीं भिवापुर में 108, हिंगना में 45, कलमेश्वर 44, कामठी 50, काटोल 20, मौदा 30, नागपुर ग्रामीण 143, नरखेड़ 11, पारशिवनी 82, रामटेक 80, सावनेर 50, उमरेड तहसील में 76 मरीज मिले हैं। उमरेड में 2 तथा नागपुर ग्रामीण में 1 मरीज की मौत भी हुई है। भांडेवाड़ी कचरा डंपिंग यार्ड के कारण आसपास के लोगों को हो रही परेशानी को हल करने के उद्देश्य से पार्षद राजकुमार साहू की ओर से महानगर पालिका की बैठक में प्रश्नोत्तर काल में मुद्दा उठाया गया। चर्चा के दौरान प्रवीण दटके ने कहा कि कंपनी को टेंडर देने से पहले प्रशासकीय मान्यता ही नहीं ली गई थी। विपक्ष के नेता तानाजी वनवे ने कहा कि कंपनी का काम संतोषजनक नहीं है, जिससे इसकी जांच की जानी चाहिए। बुधवार को महानगर पालिका की बैठक में चर्चा पर जवाब देते हुए अधीक्षक अभियंता मनोज तालेवार ने बताया कि जिग्मा कंपनी को बायो माइनिंग का काम सौंपा गया है, जिसके लिए प्रति टन 1015 रुपए देने का समझौता किया गया है। 2 वर्ष पूर्व कंपनी को काम सौंपा गया था। समझौते के अनुसार कंपनी को 10 लाख मीट्रिक टन बायो माइनिंग करना था। अब तक 5,50,000 मीट्रिक टन बायो माइनिंग हो चुका है, जबकि 5 लाख मीट्रिक टन 1 वर्ष में पूरा करना है। चर्चा के दौरान प्रशासन ने ही खुलासा किया कि स्मार्ट सिटी की ओर से भी कचरे पर प्रक्रिया के लिए अलग से टेंडर निकाला गया, जिसमें इस कंपनी ने 788 रुपए प्रति टन कचरे के अनुसार शुल्क निर्धारित किया है। चर्चा के दौरान पार्षदों ने कहा कि यदि कचरे पर दवा का अच्छी तरह से छिड़काव किया जाए तो इसकी दुर्गंध फैलने से रोका जा सकता है, लेकिन जैसे ही शाम होती है दुर्गंध फैलना शुरू हो जाती है। ऐसे में कचरे पर दवा का छिड़काव होता है या पानी का, यह खोज का विषय बन गया है। चर्चा के दौरान प्रवीण दटके ने कहा कि कंपनी को टेंडर देने से पहले प्रशासकीय मान्यता ही नहीं ली गई थी। इस तरह की जानकारी उजागर हो रही है। विपक्ष के नेता तानाजी वनवे ने कहा कि कंपनी का काम संतोषजनक नहीं है, जिससे इसकी जांच की जानी चाहिए। नागपुर में गुरुवार 9 अगस्त को 6 मरीज कोरोना मुक्त हुए हैं। वहीं आज मौत का आंकड़ा 0 पर रहा, जो नागपुर वासियों के लिए राहत की बात है। वहीं आज 4,444 लोगों की कोरोना जांच की गई, जहां 7 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। तो वीकेबी न्यूज़ के प्राइम टाइम में अब तक के लिए इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए वीकेबी न्यूज़। नमस्कार।